कौन सा निकाल रखे हैं अभी? क्लास 9 ना? यस सर। ओके, लिगामेंट एंड टेंडन हो चुका था। ओके, एडिपोस टिश्यू डील कर रहे हैं। फाइन। एडिपोस टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि ऑयल स्टोर करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, है ना। वी कंज्यूम फूड, उससे एनर्जी बनता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने बॉडी को रन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, है ना। उस एनर्जी के अलावा भी यदि ग्लूकोज बच गया, काम नहीं आया, है ना, तो उसको फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं हम लोग। तो जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिस सेल में स्टोर करते हैं, उस सेल को हम लोग एडिपोस सेल्स कह सकते हैं, है ना। तो एडिपोसाइड ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें बड़े बड़े फैट ग्रैन्यूल्स या फैट ग्लोब्यूल्स स्टोर्ड रहते हैं। सो एडिपोसाइड्स इटसेल्फ इज अ सेल, है ना, जिसमें बड़े बड़े ऑयल ड्रॉपलेट्स स्टोर्ड रहते हैं, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो एडिपोसाइड्स या एडिपोस सेल्स स्टोरेज का काम करते हुए नजर आएंगे, है ना, एक चीज। दूसरा, दे एक्ट एज कुशन, है ना, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम और प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल जर्क, ना। ऑर्गन्स के आसपास भी एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो मैकेनिकल जर्क से बॉडी को बचाते हैं, कुशन की तरह एक्ट करते हैं। यही मेंशन होगा, देखेंगे जरा। दूसरा हो गया ये। तीसरा, ये इंसुलेटर की तरह भी काम करता है ना, हीट को पास होने नहीं देता है। फैट डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ हीट, बाहर का हीट अंदर नहीं जाएगा, अंदर का हीट बाहर नहीं आना है। देखे होंगे पोलर बियर के केस में, है ना, देयर बॉडी हैज फैट डिपोजिशन दैट इज कॉल्ड ब्लबर, है ना। उससे होता क्या है, अंदर का हीट बाहर नहीं जाता है ना। बाहर ठंडा है, बर्फ पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी पोलर बियर सरवाइव कर पाता है। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लबर ओवर इट्स बॉडी बिलो द स्किन। फाइन। और कुछ पढ़ेंगे जरा एडिपोसाइड में, जो ना समझ में आ रहा हो जल्दी से पूछ लेंगे। येलो बोन मैरो क्या है? अभी येलो बोन मैरो में आएंगे तब ना, बोन मैरो अभी हम आए नहीं। लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ सर, ऊपर में दिया हुआ था। क्या लिखा हुआ है? द टिश्यू इज फाउंड, सर दिस टिश्यू इज फाउंड बिलो द, हाँ सर वही वाला। हाँ, between internal organs and yellow bone marrow. Okay, it also exists in bones also. येलो कलर में होता है और कुछ नहीं, बस वीडियो में रहता है। फाइन, आगे बढ़े। आगे बढ़ो और देखो कुछ। हाँ, और कुछ देखें। ठीक है, पोलर बियर वाला एग्जांपल याद रखेंगे। पोलर बियर हैज layer of fat deposition under skin, under its skin, which protects the polar bear from heat, के गर्मी से बचाता है। फाइन, आगे बढ़े। shall I move forward? एडिपोसाइट नहीं है। एडिपोसाइट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, इतना एरिया में फैट रहेगा, ये पूरा एरिया फैट है ना, बड़ा सा ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैट दिखता है। फाइन, आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो, देख करते हैं, आगे बढ़ो, चेक करते हैं क्या हो रहा है। स्केलेटल टिश्यू देखो, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू दे आर हार्ड टिश्यू एंड दे हार्डली शो फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसका बहुत ही लिमिटेड है, ना भी कॉन्ट्रैक्ट करें, है ना। सो देखते हैं बोन क्या है। इट इज सॉलिड और रिच एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी स्ट्रॉन्ग होता ही है, हार्ड होता ही है। The matrix is heavily deposited with salt and calcium phosphate. मैट्रिक्स कहने का मतलब, जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, उसमें मैट्रिक्स बताया था ना। यहाँ पे डायग्राम दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये मैट्रिक्स, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का मैट्रिक्स दिख रहा है। सेम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है हड्डियों में, लेकिन ये येलो वाला पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। और भी कुछ कुछ सेल्स यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ये पूरा का पूरा एरिया भरा हुआ रहेगा कैल्शियम सॉल्ट से। हम यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि जो बोन होते हैं उसके मैट्रिक्स हार्ड होते हैं। ये देखो, ये हो जाएगा मैट्रिक्स, है ना। ये मैट्रिक्स है, ये हार्ड होता है, मूवेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है। दे आर वेरी हार्ड, सीमेंट की तरह है ना, गद्दे की तरह नहीं है। A bone has a number of, ठीक है, Haversian canal system arranged in concentric circles, ठीक है। लॉन्ग बोन्स जो हमारा थाई बोन हो गया, अल्ना हो गया, फीमर हो गया, है ना, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो इसमें छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, है ना। उसको हम लोग हार्वेसियन, ठीक है, हार्वेसियन कनाल कहते हैं। ओके, उस कनाल से आपका आर्टरीज, वेन्स गुजरते हैं, जो कि बोन्स तक खून पहुंचाने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में, नए बने हुए खून को, ब्लड को लेकर आने में, आरबीसी को लेकर आने में मदद करते हैं। डायग्राम दिखाएंगे हम यहाँ पे। फाइन, ओके। बोले वेदर प्रॉब्लम है, आप लोग का भी हो सकता है वेदर। फाइन, मैं ऑडिबल नाउ? सुनाई दे रहा है? यस सर। सुनाई दे रहा है? ओके, शुक्र मनाइए, मेरे गांव में यहाँ टावर है, बगल में ही मेरा घर है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत नेटवर्क हो जा रहा है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रॉपर नेटवर्क इन विलेजेस, ठीक है। देयर इज नो गुड नेटवर्क इन माय होम टाउन। टाउन है जो बगल में, वहाँ पे भी नेटवर्क बहुत ही गंदा है, गांव में ठीक है लेकिन। ओके, ईच Haversian canal system has a Haversian canal in the central to reach an artery and vein, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। आर्टरी, वेन, bone cells called osteocytes and arranged in concentric around the Haversian canal. What we are studying actually, okay, हम लोग बोन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। एक बोन का डायग्राम दिखाते हैं, उसके बाद हम piece of bone, देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे? ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा हूँ मैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी है, ऊपर से आप देखें, राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है उसको देखें, देख पा रहे होंगे आप लोग। हार्वेसियन कनाल, वॉक्समैन कनाल, ये क्लियर है? थोड़ा और अच्छा दिखाते हैं डायग्राम।
Sir, bone cells are living or non-living? बोन सेल्स, सारे के सारे Yes, बोन sir. सेल्स लिविंग है, बोन मैरो लिविंग है, ठीक है, बोन मैरो लिविंग है। और सर उसका ऊपरी कवर? कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में पूछ रहे हो या फिर बोन के बारे में पूछ रहे हो? ठीक है, सेल कह रहे हैं तो दैट इज लिविंग। भले उसका जीवित रहने की सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी ना हो। इसको एक बेटा, तीन चीज बताएंगे हम यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे हेबर्सियन कैनाल, ये ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल जो रन कर रहा है ना, ये हो जाएगा आपका हेबर्सियन कैनाल। फाइन। और ये जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे कैनाल कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वॉक्समैन कैनाल। वॉकमैन कैनाल है ना। अब देखेंगे आप यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा हो कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एक, इसको हम लोग कहेंगे वन बोन सेल। ये एक बोन सेल है, फाइन, ये एक हड्डी का सेल है। और देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर ये कनालिकुली प्रेजेंट है। कनालिकुली इज सिंपली द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, है ना, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। फाइन, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इसमें आप देख पाओगे, रहता है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है, फाइन। और इसके बाहर एक कैविटी प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग कहेंगे लैक्टिना, ठीक है। ये एक प्रकार का कैविटी है, ये लाल हो गया, एक कैविटी हो गया। इस लाल के अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन सेल्स, ये बोन सेल प्रेजेंट होगा। और यहाँ से आपका कनालिकुली निकला हुआ रहेगा इस तरीके से, है ना। कनालिकुली किसको कह रहे हैं?
इसको कह रहे हैं कैनालिकुली, जो कैनाउट की तरह निकला हुआ है ना। दिस इज कॉल्ड लैक्यूना, लैक्यूना कहेंगे इसको, है ना। इसके अंदर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट एंड दिस इज ऑस्टियोसाइट। डायग्राम में भी देख सकते हैं। ऑस्टियोसाइट इज द बोन सेल, कैनालिकुली is the extension of osteocyte. Osteocyte is present in a cavity called lacunae. ध्यान देंगे, बोन के केस में एक लैक्यूना के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट रहता है। कार्टिलेज के केस में एक लैक्यूना में 2 कार्टिलेज या 3 कार्टिलेज हो सकते हैं। ठीक है। हवेसियन कनाल, हवेसियन कनाल लॉन्गिट्यूडिनल कनाल होता है, ओके, थ्रू विच the arteries, veins, nerves and lymph passes, fine। और एक ट्रांसवर्स कनाल भी रहेगा जिसको हम लोग वॉक्समैन कनाल कहेंगे, है ना, which connects one Hawesian canal to another Hawesian canal, fine। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। Hawesian canal system arrange concentric things, ये बता दिए हम, आगे बढ़ रहे हैं। Each Hawesian canal system has a Hawesian canal in the center of each artery and finished blood cells. Sorry, bone cells are called osteocytes arranged concentrically around the Hawesian canal. ये भी हो चुका है। The bone cells are present fluid-filled cavity called lacunae, which have fine extension called canaliculi. ठीक है, canaliculi, caniculated canal या फिर कैनालिकुली बोल सकते हैं, है ना। देखिए बना रहे हैं यहाँ पे लैक्यूना, दिस इज लैक्यूना, ओके। एक्सटेंशन लैक्यूना का ही है, नॉट ऑफ ऑस्टियोसाइट, फाइन। करेक्ट कर लेंगे इसको। ये एक्सटेंशन लैक्यूना का होना है, लैक्यूना एक्सटेंशन है ना। ह्यूमन के केस में का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। दिस इज वन ऑस्टियोसाइट, ये ऑस्टियोसाइट हो गया, ठीक है। ह्यूमन के हड्डी में साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं है ऑस्टियोसाइट, कैनालिकुली का ही एक्सटेंशन है, फाइन, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स, इसको हम लोग मैट्रिक्स कह रहे हैं। दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, याद रखें, क्वेश्चन आता है ना। खून का मैट्रिक्स किस चीज से बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस साल्ट। कहने का मतलब कैल्शियम भी प्रेजेंट है और फास्फोरस भी प्रेजेंट है ना। और कुछ फंक्शन में देखेंगे, कि बोन के अंदर वाले हिस्से में कुछ मेरिस्टेमेटिक बोन्स भी होते हैं जिनके पास सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी होती है, उसको बोन मेरो कहते हैं, जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उससे ग्रो करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कार्टिलेज इज द सॉफ्ट बोन्स, कहेंगे सॉफ्ट बोन, ये थोड़ा लचीला होता है। हाँ जी बोलेंगे सर, ऐसा कह सकते हैं कि सर एक लैक्यूने से दूसरे लैक्यूने कनेक्ट करने या कम्युनिकेट करने के लिए कैनालिकुली यूज हो सकता है। हाँ कनेक्टेड है वो, सेल कनेक्टेड नहीं है, लैक्यूना कनेक्टेड है। वन लैक्यूना इज कनेक्टेड विद अनदर लैक्यूना इन केस ऑफ मैमल्स ना। ह्यूमंस के केस में एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कैनालिकुली, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा बताए होंगे हम आप लोग को उसके माध्यम से, नहीं तो हायर क्लासेस में जानेंगे आप, यू कैन से। कार्टिलेज बोन को सॉफ्ट बोन कहते हैं, ठीक ना। इट इज ऑल्सो सॉलिड बट सेमी रिजिड। सेमी रिजिड कहने का मतलब एकदम हार्ड नहीं होता है जैसे बोन हार्ड होता है ना। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन प्रेजेंट है तुम्हारा
क्या बोलेंगे? बोन में, हड्डी में, ठीक ना। कार्टिलेज के केस में कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं है। फाइन। द कार्टिलेज सेल का यूनिट होगा उसको कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे। ऑस्टियोसाइट कह रहे थे हड्डी वाले के केस में, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे, है ना। कॉन्ड्रोसाइट 2, 3 या 4 के ग्रुप में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाक्यूना, है ना, ये लाक्यूना हो गया, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को लाक्यूना। इस लाक्यूना के अंदर 2 या 3 या 4 भी कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, 4 भी हो सकता है ना। कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओनली इन फ्यू पार्ट ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? पीना में, कान का पीना है, नोज टिप होगा, है ना, एंड ऑफ बोन, एंड ऑफ एवरी बोन, है ना, सारे हड्डी के एंड पे प्रेजेंट रहता है। जितने भी हड्डियां हैं उनके एंड पे प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज। चिकन आप कंज्यूम करते होंगे या फिर कार्टिलेज डिकम्पोज हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा डिकम्पोज? डिकम्पोज नहीं करने का सर, बहुत बार स्केलेटन दिखाया जाता है ना, तो उसके ईयर्स और नोज मिसिंग होता है। डिकम्पोज हो गया, ठीक ना। डिकम्पोज तो हड्डी भी हो जाएगा, बट इट टेक्स मेनी इयर्स, ठीक ना। हड्डी भी डिकम्पोज हो सकता है। सर स्केलेटन में सर हड्डी बच जाता है ना सर, नोज वाला सॉकेट जो होता है वो खाली रह जाता है और ईयर्स मिसिंग हो जाता है, तो वही नोज टिप में हड्डी थोड़ी होता है, नोज टिप में तो कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज बहुत जल्दी डिकम्पोज करेगा, बोन लेट से डिकम्पोज करेगा, है ना। ठीक सर। जो हम फोसिल्स पाते हैं कोयले के रूप में, तो दैट इज डिकम्पोज्ड पार्ट ऑफ द बोन। यदि डिकम्पोज नहीं होता तो कोयला मिलता ही नहीं हमें एनिमल से, हमें हड्डी मिलता सफेद सफेद पीला पीला सा, है ना। सो डायनासोर्स के समय का हड्डी अभी भी अवेलेबल है। डायनासोर्स के समय का हड्डी अभी भी लेबोरेटरी में, लैब में, म्यूजियम्स में रखे गए हैं। इसका मतलब डायनासोर कितना पुराना है सोचो, और उसका भी हड्डी अभी तक डिग्रेड नहीं हुआ है। इस अनुमान लगाया जा सकता है कि बोन को डिग्रेड करने के लिए बहुत साल चाहिए होता है ना। फाइन। हाँ, यदि बर्न कर दोगे, जला दोगे, तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ही वो अपने अपने कंपोनेंट्स में खत्म हो जाएगा, अपने एलिमेंट्री फॉर्म में चला जाएगा। हिंदू माइथोलॉजी में क्या करते हैं? बॉडी को जला देते हैं हम, 500 तत्व में जाके मिल जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपैरिजन दिया गया है बोन का। हाँ, जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं ना, वो बोन के एंड पे प्रेजेंट रहता है ताकि मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। जैसे कि मोबाइल फोन के बाहर हम लोग रबर का कवर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मोबाइल फोन को ऐसे क्यों नहीं रहने देते? हिमांगी बताएगी। सर गिरेगा तो टूट जाएगा, इसीलिए सर रबर वो शायद गिर के भी बाउंस हो सकता है, तो शायद बच जाए उसमें। हाँ, मतलब इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट बोन पे ना जाए ना, थोड़ा सा सह सकता है इम्पैक्ट को कार्टिलेज, यस इसलिए हर सर। बोन के एंड पे कार्टिलेज लगाया जाता है, जैसे मोबाइल फोन के बाहर लगाते हैं ना। चलो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस देख लेते हैं। बोन नॉन फ्लेक्सिबल है, हार्ड है। सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज। मैट्रिक्स कंटेन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पे नहीं है, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं है। हर्बेसिन कैनाल प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेज डजंट हैव एन हर्बेसिन कैनाल, ठीक है, याद रखें, हर्बेसिन कैनाल नहीं होता है। एक लाक्यूना के पास एक ही ऑस्टियोसाइट, ठीक ना। ईच लाक्यूना हैज 2, 3 और 4 कॉन्ड्रोसाइट। बोन में कनेक्शन थ्रू कनालिकुली ना, लाक्यूना इसका कनेक्टेड रहता है एक से दूसरे को, देयर इज नो कनालिकुली, है ना। बोन हैज मेरिस्टेमेटिक पार्ट, मेरिस्टेमेटिक पार्ट which
एज फैक्ट्री फॉर ब्लड, है ना। ब्लड का फॉर्मेशन होता है तुम्हारे बोन मैरो में, है ना, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो, है ना। ये तुम्हारा प्रेजेंट रहता है हड्डियों के बीच में। चिकन वगैरह कंज्यूम करे होंगे, KFC में कंज्यूम करे होंगे तो देखते होंगे हड्डियों के बीच में। तुम लोग तो हड्डी खाया भी नहीं होगा, तुम लोग को पता ही नहीं चला होगा, हड्डी तो फेंक देता है। कभी मिलेगा चिकन का या फिर कोई भी ठीक ना बोन्स, तो उसमें देखेंगे सेंट्रल पोर्शन में सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोन मैरो कहा जाता है। लेट मी शो यू। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होगा इसके आसपास, हाँ जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ठीक ना। इसमें रेड पोर्शन बीच में दिख रहा है ना, बीच में रेड दिख रहा है ना, दैट इज द रीजन ऑफ बोन मैरो, ठीक ना। इसको बोन मैरो कहते हैं। इस बोन मैरो रीजन में ब्लड सप्लाईज रहते हैं, आर्टरीज, वेसल्स, लिम्फ, नर्व सेल्स रहते हैं, फाइन। और यहीं से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी रीजन को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। यहाँ पे बोन मैरो की टेस्टिंग करी जा रही है। देखो बोन मैरो सही है कि नहीं है, टेस्टिंग करी जा रही है। उसके लिए बोन मैरो को निकाल रहे हैं हम लोग। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर हाँ बोलेंगे। सर अगर कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस का नहीं बना तो किसका बना हुआ है? खाली प्रोटीन कंपोनेंट्स और शुगर का? शुगर है, ठीक ना। उसमें भी कुछ कुछ इनऑर्गेनिक है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। फ्लूइड कनेक्टिव CTI टिश्यू, ठीक है, TWC टिश्यू। कैल्शियम फास्फोरस नहीं है उसमें, प्रोटीन ज्यादातर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ना के बराबर है, उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादातर प्रेजेंट है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इन ब्लड, ठीक है, समझेंगे जरा। ये ब्लड है, ठीक ना। इस क्लास में हमने ब्लड लिया, ओके। तो इस ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। इस ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक को हम कहेंगे प्लाज्मा और दूसरे को हम कहेंगे कॉर्पोसेल। कॉर्पोसेल, CORPUSCELS, या फिर आप सेलुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। कॉर्पोसेल, दो कंपोनेंट, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पोसेल। Plasma is present something around in this percentage and corpuscle is around this percentage, है ना। Plasma is the matrix in which the corpuscles are present। जैसे कि मैं बोलूँगा आपको शरबत बनाइए, चीनी पानी का, नींबू का, ठीक ना, रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए उसमें, है ना। और भी कुछ फल वगैरह है, छोटा छोटा पीसेस करके चॉप करके डाल दीजिए। तो जो वाटर लोगे और वाटर में जो सॉल्युबल कंपोनेंट होंगे वो सब बन जाएगा आपका प्लाज्मा पोर्शन।
और उसमें वो कंपोनेंट जो अनडिजॉल्व्ड है वो बन जाएंगे कॉर्पोसेल, द सेलुलर कंपोनेंट है ना। और जो डिजॉल्व पोर्शन है के केस दैट कंटेन 95% वाटर है ना, और कुछ प्रोटीन्स होंगे, कैल्शियम्स होंगे, आयरन होगा है ना, और क्या हो सकता है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये सब होंगे है ना। ये सब तुम्हारे प्लाज्मा के पार्ट होंगे। फाइन, एंटीजेंस हो जाएंगे, एंटीबॉडीज हो जाएंगे। ओके, कॉर्पोसेल्स वाला पोर्शन हो जाएगा, दैट इंक्लूड्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, हाँ प्लेटलेट है ना। ये the blood in the blood the cell moves in the fluid medium matrix called plasma। प्लाज्मा का मतलब बता दिया क्या है, जो मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉर्पोसेल्स प्रेजेंट। ओके, ब्लड कॉर्पोसेल्स 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। फाइन, तो यहाँ पे बना रखे हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, these are WBC। ये हो गया रेड ब्लड सेल्स, ये हो गया प्लेटलेट, तीनों कंपोनेंट यहाँ पे है। ठीक है, तीनों कंपोनेंट यहाँ पे आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे। ये हो गया WBC, ये हो गया RBC, ये हो गया प्लेटलेट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा के बारे में क्या लिखा है, पेल येलो कलर का होता है ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंटेन, पढ़ो जरा कुछ। दैट इज प्लाज्मा, जो मैंने बताया कंपोनेंट आएंगे, हार्मोन्स, एंजाइम, लिपिड, ये सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब प्रेजेंट रहेंगे है ना। प्रोटीन में रहेगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिजिन। ठीक है, ग्लोबुलिन हमारा एंटीबॉडी के तरह इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है ना। प्लाज्मा पोर्शन में ग्लोबुलर प्रोटीन भी होते हैं। ओके, ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडीज की तरह करते, दे फाइट विद द फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक ना। एल्बुमिन के पास वाटर रिटर्न करने की कैपेसिटी होती है, so they helps in maintaining the osmotic pressure। फाइन, फिब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, फिब्रिनोजन। फाइन, हाँ फाइन, आगे देखें, फंक्शन देख लेते हैं। और ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। ओके, ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे कि पाइपलाइन हो गया, आपके घर में पाइपलाइन, तो उस पाइप के थ्रू क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। एक पाइप होगा जिसके थ्रू गैस आ रहा होगा है ना, और एक पाइप यूज करते हो जिसके थ्रू गंदे पानी आपके घर से निकलता होगा। एक पाइप लाइन जो होगा जिसके थ्रू एक्सक्रीटर निकलता होगा। तो हमारे घरों में 4-5 पाइप है, कितना। ह्यूमन बॉडी में भी 2 पाइप है मेनली, 2 या 3 पाइप बोल सकते हो। एक आर्टरी, एक वेन है, और एक एलिमेंट्री कैनाल है ना। एलिमेंट्री कैनाल इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन, व्हाइल आर्टरीज और वेन्स आर एसोसिएटेड विद कैरिंग ऑफ प्योर मटेरियल एंड इम्प्योर मटेरियल है ना। आप तो है प्योर इम्प्योर मटेरियल, लेकिन ढोने के लिए कोई गधा घोड़ा तो नहीं होगा, कोई ट्रक तो नहीं होगा उसमें, सिंपली फ्लूइड है। ओके, तो उस फ्लूइड से होके ही जाना होता है। ठीक है, फ्लूइड से होके ही मटेरियल को आना जाना होता है। दैट फ्लूइड इज पंप्ड कंटिन्यूअसली, इट इज पंप, और पंप करने के लिए एक मशीन लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हार्ट। ये पंप करते रहता है, पानी फ्लूइड फ्लो करते रहता है, और फ्लोइंग के दौरान मटेरियल्स पहुंच जाते हैं अपने डिजायर्ड जगह पे, अपने सिंक वाले प्लेस पे। So transport of nutrient, hormones, vitamins to the tissues are carried tissues and carries excreted product from tissue to the excreted। समझ में आ गया होगा ये तो। RBC of the blood helps in transport of respiratory gases, oxygen, CO2। WBC फाइट करता है, हेल्प करता है जर्म्स को, ब्लड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद करता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है, एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है, फाइन, क्लोटिंग में भी मदद करता है। चलो यहाँ पे ये खत्म हुआ, सवाल करना है करो।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लड वाला पोर्शन। सर ब्लड वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। हाँ जी बोले। सर ये एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल स्टेनिंग के बेस्ड पे डिवाइडेड है या फिर शेप के बेस पे भी? स्टेनिंग के बेस पे है ना, स्टेनिंग पे बेस्ड है, न्यूक्लियस की शेप पे बेस्ड है ना। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, इट कैन बी स्टेन बाय बोथ एसिडिक डाई एज वेल एज बेसिक डाई, है ना। एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों से स्टेन हो सकता है। कहाँ गया? न्यूट्रोफिल कैन बी डाइड विथ बेसिक एज वेल एज एसिड डाई, है ना। बेसोफिल ये डाई होता है बेसिक, और एसिडोफिल ये डाई होता है तुम्हारा एसिडिक डाई, ठीक ना, एसिडिक। फाइन। और भी देखोगे आगे हायर क्लासेस में पहुंचोगे तो पूछता है न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, इसी में पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है। ये देखो यहाँ पे लगेगा न्यूक्लियस, इसका बहुत सारा शेप बना रखा है। So on the basis of nucleus also it is categorized into different types। खास करके हम लोग यहाँ पे एसोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल दे रखे हैं डाइस के बेसिस। नेक्स्ट आगे पूछो। सर बोलो। सर ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें वो जो स्पॉट है वो ग्रैन्यूल्स है क्या? सर तो ए ग्रैन्युलोसाइट में ना लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है, तो उसमें भी ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लिम्फोसाइट्स को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। आपका लेवल का नहीं है इसलिए मैंने जिक्र नहीं करा। हाँ यदि आप पूछोगे तो हम बता दें। लिम्फोसाइट, ठीक ना, WBC को फर्दर कैटेगराइज करा जाता है दो भागों में, एक ग्रैन्युलोसाइट एंड ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स कहने का मतलब कुछ ग्रैन्युल्स प्रेजेंट रहेंगे, स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं। कुछ फॉस्फेट ग्रैन्युल्स रहेगा, कैल्शियम ग्रैन्युल्स रहेगा, है ना, ऑर्गेनिक ग्रैन्युल्स, इनऑर्गेनिक ग्रैन्युल्स, उसको हम लोग ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आ जाएगा तुम्हारा बेसोफिल, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये सब ये ग्रैन्युलोसाइट्स में। ठीक है, और भी बहुत सारे सेल्स आते हैं। मोनोसाइट्स यहाँ पे लिम्फोसाइट दिखा रखा है। और कुछ लोग, क्योंकि आपका क्लास का नहीं था इसलिए मैं इसको मैं डील नहीं करा। पूछ रहे तो हम बता देंगे, नो इश्यू। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। ग्रैन्युलोसाइट एक ग्रैन्युलोसाइट के साथ मोनोसाइट, लिम्फोसाइट देख रहे हो आप बताना शुरू कर देंगे तो यू विल। न्यूट्रोफिल 65% होते हैं, बेसोफिल 1% के आसपास, एस्नोफिल 3% के आसपास, है ना। एक ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट 8% होता है, लिम्फोसाइट 25% होता है। लिम्फोसाइट फर्दर इज ऑफ टू टाइप, बी सेल, टी सेल, है ना। टी सेल अगेन ऑफ मेनी टाइप, टी हेल्पर सेल, टी एनके सेल, टी सी सेल, है ना। लंबा चौड़ा एपिसोड है ये, तो आपके लेवल पे इतना ही दिया हुआ है। और कुछ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ
सर हाँ बोले। सर एरोला बोलो बोलो। टिश्यू में पढ़े थे कि उसमें बहुत सारा सेल ऑफ फाइबर्स होता है, जैसे फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, और उसमें से जैसे प्लाज्मा सेल में था कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। तो क्या सर क्या? ये कैसे होता प्लाज्मा, होगा? हाँ बोलो फिर से, आप बोलो बोलो। प्लाज्मा सेल, सर वो लिखा हुआ था प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस फ्रॉम लिम्फोसाइट। कहाँ यस पे लिखा सर। हुआ है बताओ, कहाँ पे लिखा हुआ है देखेंगे, बोलेंगे पेज नंबर। सर इसमें नहीं सर, एस चंद से पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था। तो फोटो खींच के भेजेंगे, हम देखना चाह रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आगे पीछे और भी कुछ लिखा होगा। यस सर। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, ये सही है। ठीक है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है, प्लाज्मा सेल इज लिम्फोसाइट, ये भी सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोटिंग, क्लोटिंग का मतलब होता है कहीं पे भी हेमोरेज हो रहा है। हेमोरेज कहने का मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग को क्लोट करवाना होता है, जमना होता है, उसको फ्लो होने से बचाना होता है, सील को गैप करना होता है। दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लोटिंग, है ना। ये प्लेटलेट्स की मदद से होता है, फिब्रिनोजन की मदद से होता है। एंटीजन, एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर में एंटर कर जाए, जिसके चलते हमारा इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमारे शरीर का प्रोटीन है विच फाइट्स एंटीजन, इसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी का शेप कुछ इस तरीके से होता है, वाई शेप का होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का शेप समथिंग अराउंड वाई टाइप, है ना। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं विच सीक्रेट सम प्रोटीन, हार्मोन। इन्फेक्शन, कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है, जगह, खाली जगह जिसमें कुछ भरा हो उसको मैट्रिक्स कहेंगे। द बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस इन विच सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, मोनोसाइट, मोनोसाइट एक प्रकार का लिपोसाइट ही है, एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी ही है। लार्ज न्यूक्लियस होता है ना। ट्रांसफर इनटू मैक्रोफेजेस और हिस्टोसाइट। देखो मोनोसाइट क्या होता है, ब्लड में, ध्यान सुनेंगे, मोनोसाइट ब्लड में प्रेजेंट, ठीक ना। ब्लड से स्किप करके टिश्यूज में चला जाता है ना। ये टिश्यू रीजन है, टिश्यू है ये, ठीक ना। टिश्यू में जाने के बाद ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है एंड कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का फंक्शन होता है फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेना, ठीक ना, इनगल्फ कर लेना, खा लेना। फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब हो गया सेल। कैसा सेल? फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल, सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ फाइबर। जैसे कि हमने लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में देखा था, कोलाजन फाइबर को सिक्रेट कर रहा है। ब्लड फ्लो इन ऑल पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद वन एंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर टिश्यू ना। मस्कुलर इलास्टिक नेचर का होता है, ज्यादातर इसके अंदर रहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन है, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। दे बोथ कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू ब्रिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी, वी आर एबल टू वॉक, है ना। मूवमेंट के लिए कैल्शियम आयन चाहिए होता है। मसल्स आर लार्ज इलोंगेटेड सेल, हेंस कॉमनली कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक ना। देखेंगे मसल सेल्स ये रहा, है ना, ये दूसरा रहा, ये तीसरा, इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। ट्रैकीज एंड वेसल्स, ट्रैकीज, ठीक है, ट्रैकीज इसको हम कह दिए, वेसल्स ये रहा वेसल, ठीक ना। हम लोग ज्यादातर एक यूनिट में नहीं पढ़ते हैं, एक लंबा सा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। उसी का तरह यहाँ पे एक सेल के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, एक मसल सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्लस्टर ऑफ मसल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड द क्लस्टर ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड मसल फाइबर, फाइन। तो मसल फाइबर प्रोनाउंस, तो देखते हैं
स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो पाना, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो पाना, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। यही तो खासियत है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हम क्यों पढ़ेंगे मसल में, इसका यूज ही नहीं होगा। फाइन। द सेल्स ऑफ मसल, क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ मसल टिश्यू कैन शॉर्टन कंसिडरेबली एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल और रिलैक्स। यस, जैसे बाइसेप्स, हाथ उठाओगे ऊपर, क्या होगा, बाइसेप्स क्या हो रहा है, वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, छोटा सा स्पेस, रिलैक्स करेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा। The contractility is due to the presence of contractile protein, actin and myosin, पहले ही बताया था मैं। फाइन। कैटेगराइज करते हैं हम लोग मसल्स को, we can categorize muscle into 3 groups, ठीक ना, कौन सा, कार्डियक मसल, फाइन, कार्डियक मसल में करेंगे, स्ट्राइएटेड में करेंगे और नॉन स्ट्राइएटेड में करेंगे। नेक्स्ट पेज में होगा आपका डिफरेंसेस, कहाँ गया, हाँ, मसल इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का मसल्स होते हैं, skeletal, smooth and cardiac. Skeletal, smooth and cardiac are the 2 different types of muscle. Striated कहाँ है, this is also known as striated, non-striated muscle, है ना। So striated कहने का मतलब ये होता है, for example this is muscle, है ना, इसमें कुछ striations present रहेंगे, dark striations, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख पाओगे जिसको हम लोग striations कहेंगे, है ना, इस तरीके से। These striations exist because of contraction, और this striation shows the contractile property or contractibility of that particular muscle। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम शायद दिया होगा, नहीं यहाँ पे, ये तुम्हारा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, है ना, ये वहां पर प्रेजेंट होगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है हमारे शरीर में। फाइन, इट इज प्रेजेंट इन दैट रीजन, है ना, वहां पे प्रेजेंट रह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना है उस पर्टिकुलर रीजन में। फाइन, ठीक है। हाँ, बाकी जो 2 देख रहे हो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्राइएटेड मसल, striated muscle versus cardiac muscle, है ना। cardiac muscle as well as striated muscle both follows contraction and relaxation, है ना। पहले ही मैंने कहा कि contraction के चलते striations होते हैं, है ना, contraction के चलते striations होते हैं। तो striated muscle वहां पर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे ज्यादा मैकेनिकल वर्क करी जा रही होगी। फाइन, जहाँ पे ज्यादा मैकेनिकल काम हो रहा होगा वहां पे प्रेजेंट रहता है striated मसल, और जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना ही नहीं है, सिंपली थैली बनाना है ना, स्ट्रक्चर बना के रखना है, वहां पर प्रेजेंट होगा striated मसल। फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। Okay, skeletal muscles, it is cylindrical in shape, branching नहीं होती है, न्यूक्ली पेरिफेरल, पेरिफेरी पे न्यूक्ली इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा अमाउंट में, दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस हैज पुश्ड टू द पेरिफेरल रीजन। जैसे कि प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस पेरिफेरी पे गया हुआ है, क्यों, स्वयं तुम बताओगे, स्वयं अरुदे, स्वयं सर स्वयं मीटिंग में नहीं है। ओके, ही इज नॉट देयर, देन यू कैन टेल। प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस क्यों बाहर, मतलब बाहर नहीं, साइड में क्यों दिखता है? क्योंकि 80 to 90% जो
सेल स्पेस होता है वो वैक्यूल ले लेता है। वैक्यूल ले लेता है, वेरी गुड। उसी के तरह है ना, मसल सेल्स के केस में भी फाइबर ज्यादातर प्रेजेंट रहता है। एक्टिन और मायोसिन, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ अ सिंगल मस्कुलर सेल, है ना, तो इसमें इतने अमाउंट में एक्टिन और मायोसिन रहते हैं। ठीक है, पूरा सेल भरा हुआ रहता है एक्टिन और मायोसिन से। सो न्यूक्लियस के लिए जगह ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जगह ही नहीं बचता है, तो वो सब साइड में प्रेजेंट रहता है। इसलिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट नहीं है, डिस्क कहने का मतलब ये वाला रीजन, है ना। इट इज वॉलंटरी, दिस पॉइंट नंबर 5 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। वॉलंटरी है, इम्पोर्टेंट है। वॉलंटरी मीन्स वी कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बाय आवर ओन। हम चाहते हैं कॉन्ट्रैक्शन करना, कर सकते हैं। हम चाहते हैं रिलैक्स करना, वी कैन डू। इट इज वेरी फास्ट, हमारे कमांड पे काम करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट। कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट कहने का मतलब अपने आप नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन। जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। नॉन स्ट्राइएटेड में देखते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड स्मूथ मसल्स, है ना, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना होता है। जैसे कि हम बात करेंगे लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट है ना। तो वो सब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज्यादातर नहीं होता है ना, ज्यादातर नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन वाला मसल ही नहीं रहेगा, स्मूथ मसल रहेगा। बिसाइड दिस देखते हैं और क्या कहाँ प्रेजेंट रहेगा। स्पिंडल शेप का होगा, ब्रांचिंग नहीं है, न्यूक्लियस पेरिफेरल है, इसमें डिस्क प्रेजेंट नहीं है, इनवॉलंटरी है, स्लो है, कॉन्ट्रैक्शन इनहेरेंट नहीं है ना, खुद से नहीं होता है, किसी प्रोसेस के दौरान ही होगा, अपने आप नहीं होगा, कमांड आएगा कहीं से तब जाके कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है या मूवमेंट शो करना है ना। इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी कहने का मतलब जब चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जब चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, है ना। वी कैन नॉट कंट्रोल कहने का मतलब हम दिमाग से सोच के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट डू पेरिस्टालिसिस बाय योर ओन। आप सोच के पेरिस्टालिसिस कर सकते हो क्या? व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। Peristaltic movement, have you ever heard about this term? Peristaltic Yes, movement, what is peristalsis? Yes, tell me, peristalsis is? sir, the wave-like movement of food particles in the alimentary canal. Alimentary canal, that is called peristalsis, है ना। तो क्या अभी आप कुछ नहीं खा रहे हो, है ना, you are not having anything right now, can you do peristalsis now? Can you do? Can you do now? No. No, you cannot. But as soon you will engulf the food, the peristalsis will start automatically, है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इंस्टिंक्ट शुरू हो जाएगा। So that is involuntary, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जैसे बिफोर स्नीजिंग we used to close our eye, blinking of our eyelids, they are involuntary, you cannot control। आप सर को झूठा साबित करने के लिए आंख को बहुत देर तक खुला रखोगे, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो झपक जाएगा, है ना। सो स्मूथ मसल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं जहां पे मूवमेंट होगा और लेकिन उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है ना। फाइन, आगे। स्लो है, बहुत लेट से काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट, खुद से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, पेरिस्टालिसिस होगा तो पेरिस्टालिसिस करने के लिए ब्रेन ने मैसेज दिया, ठीक ना, ब्रेन ने मैसेज दिया कि तुम्हें पेरिस्टालिसिस करना है, मूवमेंट करवाना है, एटीपी जाएगा वहां। हार्ट के पास भी सिर्फ ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाए, इसलिए वहां पे लिखा होगा कॉन्ट्रैक्शन इज इनहेरेंट, खुद का प्रॉपर्टी। हार्ट मसल्स हैज द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स ओन। इस प्रकार के हार्ट को हम लोग मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, खुद से उसके पास इंपल्स जनरेट करने की टेंडेंसी होती है। यू विल गेट टू नो इन नेक्स्ट क्लास, मींस नेक्स्ट सेशन। कार्डियक मसल देखते हैं। कार्डियक मसल इज आल्सो स्ट्राइएटेड, कहने का मतलब डार्क बैंड, लाइट बैंड दिखेंगे,
striations का मतलब यही होता है, लाइट बैंड डार्क बैंड दिखना। सिलिंड्रिकल शेप है, ब्रांच होगा, न्यूक्लियस सेंट्रल में होगा इसके केस में, इंटरकलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। इंटरकलेटेड डिस्क कहने का मतलब ये होता है, दिस इज इंटरकलेटेड डिस्क, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक ना, ये डिस्क प्रेजेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, दिस इज इंटरकलेटेड डिस्क। इनवॉलेंटरी है, हमारे दिमाग से कम नहीं करता, ये बहुत ही तेज है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज इनहेरेंट। कॉन्ट्रैक्शन इज इनहेरेंट कहने का मतलब खुद से कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है, खुद से। ये हार्ट के पास ये प्रॉपर्टी है, फाइन, ठीक है, खुद के पास प्रॉपर्टी है हार्ट का भी, करता है, चाहे तेज करे या फिर स्लो करे, है ना। कुछ स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है मसल्स के बारे में। My voice is clear to you all, na? Hello? Yes, sir. Yes. It is very windy right now here. सकता है आवाज सुनाई ना दे आप लोग को, सुनाई दे रहा है then it is fine। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। क्लास कितने बजे तक है जी? Sir, 4:50. अच्छा है, ठीक ठीक है, देखते हैं। Muscles are attached to bones and responsible for body movement. They are called skeletal muscles. Skeletal इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ये हड्डी के साथ अटैच है और इसका कॉन्ट्रैक्शन के चलते हड्डी भी मूव करता है। हड्डी मूव करना मतलब हमारा पैर आगे की ओर मूव करा, हमारा शरीर मूव करा, है कि नहीं है, ठीक ना। मान के चलो रबड़ से बने होते हम लोग रबड़ से बने होते और हमारे में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता, तो क्या हम लोग तेजी से मूव कर पाते? अर्थवॉर्म का केस देखेंगे, अर्थवॉर्म क्या तेजी से मूव कर पाता है? नहीं, वो बहुत ही धीरे चलता है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है ना। मान के चलो हमारे हाथ वाले रीजन में बोन नहीं है, हड्डी नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स। तो क्या इसका मूवमेंट फास्ट होता? क्या इसका मूवमेंट फास्ट होता? आई डोंट थिंक, नहीं होता, है ना, नहीं होता। Since entire striated muscle fibers show alternate dark and light band, इसीलिए इसको कहा जाता है stripped muscles या फिर striated muscles. If this is the fiber of muscles, you will be able to observe such pattern. Light band, dark band, light band, dark band, है ना, इसी को कहा जाता है striations. Fine. Okay. Moving forward. अगला पॉइंट देखते हैं। The striated muscle are under the control of animals' wheel and hence are called voluntary muscles. इसका मतलब मैं बता चुका हूँ। Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Smooth muscle do not show any stripped or striations. Smooth muscles में कोई striations नहीं होते हैं क्योंकि वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है ना, लिमिटेड अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, है ना। सो उसके पास बैंड्स क्रिएट, लाइट बैंड, डार्क बैंड क्रिएट होते हैं। और ध्यान देंगे द गैप बिटवीन लाइट एंड डार्क ऑलवेज चेंजेस, कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता है। कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो दो डार्क बैंड का गैप घटेगा, रिलैक्स होना होता है तो बढ़ जाएगा। एंड दैट यू विल गेट टू नो इन डिटेल इन लेसन if you love the biology then only. ठीक है, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ होलो, जैसे कि मैंने बताया था, ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट, दैट इज व्हाई देयर इज नो विसरल ऑर्गन, विसरल मसल, है ना। जैसे कि मैंने बताया स्मूथ मसल्स उस एरिया में प्रेजेंट रहेगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उतना नहीं करना है, मूवमेंट करना ही नहीं है
है ना, जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा शो ही नहीं करना है, उस रीजन में प्रेजेंट होना है नॉन स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, यदि मैं बोलूंगा एलिमेंट्री कनाल, है ना, तो ओसोफेगस वाले रीजन में थोड़ा सा सेंसिंग करनी है तो वहाँ पे कार्डियक मसल प्रेजेंट है ना, स्टमक में नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा, है ना, डक्ट्स वगैरह में नहीं होगा, ऑर्गन्स है, लिवर हो गया, इसके अंदर मसल प्रेजेंट होगा तो वो भी नॉन स्ट्राइएटेड ही होना है, स्मूथ मसल ही होगा, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करना है नहीं। Smooth muscles do not work, yeah, contract according to our will, they are also called involuntary muscle, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ दिया, the cardiac muscle have strip light dark bend, the muscle fiber is thin cross branch intercalated disc, intercalated disc मतलब कि ब्रांचिंग वाले एरिया में भी डिस्क प्रेजेंट है, डार्क बेंड प्रेजेंट। फाइन 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 फाइन। नेक्स्ट होता है आपका फाइनल टिश्यू अंडर दिस सेक्शन। सर जी बोले सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क्स? intercalated disc that separate one cell from another cell. Okay, it separates one cell from another cell, है ना। intercalated disc का मतलब ये होता है। intercalated disc क्या लिखा हुआ है ना, the muscle fiber densely extend क्रॉस बैंड कॉल इंटरकलेटेड डिस्क, ये होता है। एक से दूसरे से जो कनेक्शन रीजन है, जो जंक्शन रीजन है, दैट इज कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। और कुछ दूसरे सेल को अलग कर रहा है और इम्पल्स कैरी आउट करने में भी सही रहता है ना। एक सेल के पास जितना इम्पल्स रहता है वो इम्पल्स दूसरे सेल के पास ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कम ऑन यू कैन आस्क। पूछिएगा जी क्वेश्चन या छोड़ दें। सर एक क्वेश्चन बोलेंगे सर कि सर ऐसे जो एक बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और सर अभी जो ये कोरोना का फीवर- सिम्टम्स है फीवर- सर, तो हाँ पता बोलो। कैसे हाँ। चलेगा कि सर, तो पता कैसे चलेगा कि सिर्फ कॉमन फीवर या कोल्ड है या फिर कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन है ठीक है, विदाउट थोड़ा चेकिंग? सा और इचिंग ठीक ना, सिम्टम्स जानना चाह रहे हो आप, साइन जानना चाह रहे हो ना। कोरोना के केस में, इन केस ऑफ चाइनीज 19, इसके केस में थोड़ा सा इचिंग फील होता है, नाक वगैरह तो वाटरी होना ही है ना। अंदर से लगेगा कि कुछ काट रहा है, ठीक ना, खुजली टाइप, इचिंगनेस महसूस होगा, है ना। ये एक है दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना। कॉमन फीवर वगैरह जो होगा इट विल बी करेक्टेड, है ना, विद इन
वीक सिक हो जाना है, कॉमन कोल्ड राइनाइटिस वगैरह हुआ तो। बट इन केस ऑफ कोविड it will persist for a fortnight. और कुछ पूछना चाहेंगे? सर कोरोना तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है ना? Asymptomatic. See, in today's time, so many statements are coming from WHO. कभी कहता है सिम्टोमेटिक है, कभी कहता है एसिम्प्टोमिक है, तो कोई अभी तक कंक्रीट स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है। WHO भी नहीं दे पा रहा है, टेक्नीशियंस भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। स्टिल दिस टॉपिक इज अंडर रिसर्च, ठीक ना। वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, सिम्टोमिक है या एसिम्प्टोमिक है ना। तो चलने दीजिए, रिसर्च पर्पस तक ही, रिसर्च तक ही रहने दीजिए, है ना। कभी कंक्लूजन नहीं निकालना है इसका। अभी पता चलेगा कि भैया 50% सिम्टोमिक है, 50% नहीं है, ठीक है। एयर से स्प्रेड हो रहा है अब तो, पहले तो बोलते थे इट ट्रांसफर्स टू लिक्विड मीडियम, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो रहा था। स्टार्टिंग में मैंने बोला था इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर ऑल्सो, कोई मान ही नहीं रहा था। कुछ दिन बाद स्टेटमेंट आया WHO का कि भैया ये तो हवा से भी फैल सकता है। दैट इज ट्रू, इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर ऑल्सो। क्योंकि स्नीज करोगे आप, तो स्नीज का जो ड्रॉपलेट्स है ना, वो तो एयर में ही है ना, एयर में ही है, तो एयर में है तो एयर तो फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे हो, 20 मीटर की दूरी पे कोई दूसरा बंदा है, उड़ के उसके माउथ के आसपास चल जाए, है कि नहीं है। सो कुछ भी कंक्लूड करना अभी डिफिकल्ट होगा, अभी नहीं करना है कंक्लूजन। और कुछ क्या हाल चाल है बोकारो का अभी कोविड-19? सर मान लीजिए, हाँ सर मान हाँ, लीजिए बोले अगर बोले। बहुत ज्यादा फीवर है और बहुत फीवर है, कोल्ड है, कफ है, हेडेक, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द, सब कुछ है सर, तो घर तो में ही रह के सर कुछ हो हाँ सकता हाँ है हाँ, इसका? हो सकता है। आप होम क्वारंटाइन हो सकते हो, सेल्फ क्वारंटाइन हो सकते हैं, उससे भी आपका फीवर ठीक हो सकता है ना। आप जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर्स है भोजन में, जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर्स है उसको कंज्यूम करें ना। तुलसी पत्ता पीजिए, काढ़ा पीजिए, फिर पपीते का पत्ता का सूप पीजिए, ओके, सब्जी उबाल के खाइए, गर्म पानी पीजिए, फाइन। सनलाइट में है तो बैठिए, सनलाइट यदि है घर में वहाँ पे बैठिए, फाइन। मलेरिया भी हो सकता है, फीवर है, हेडेक है ना। फीवर आ रहा है, जा रहा है, मीन्स 100% दैट इज मलेरिया। घर में भी रह के ठीक हो सकता है। मैं पटना से आया, शायद मेरे को भी हुआ होगा, हम तो ठीक हो गए हैं, रिकवर हो गए हम। हो सकता है मेरे अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर गया हो सकता है जितने भी दिल्ली वाले लोग हैं उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर गया हो, फाइन। और कुछ यू कैन गेट करेक्टेड बाय योरसेल्फ आल्सो, मेंटेनिंग नॉर्मल रूटीन। सर बोकारो हाँ। का हालत बहुत अच्छा है सर, कंपैरिजन में बाकी जगह से। जितना भी केसेस निकलता है सब मतलब ठीक हो जा रहे हैं लोग, और ये डेथ रेट बहुत कम है। डेथ रेट इज ओवरऑल लेस, नॉट ओनली ऑफ बोकारो, ओके। यस सर। डेथ लेवल सभी जगह का, नहीं सर, बोकारो का तो और बढ़िया है सर। अच्छा, तुम हो ना बोकारो में, इसीलिए। यस सर। तुम बोकारो में ही रहना, कहीं और मत चला जाना, ठीक है। सर हम तो घर से भी नहीं निकलते सर, हम बाहर कहाँ जाएंगे। इसलिए तो तुम्हारे तरह कोई और भी बाहर निकल ही नहीं रहा है ना, इसलिए तो स्प्रेड नहीं हो रहा है। तुम बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है, एकदम ही नहीं निकलोगी। यस
सर दिन भर क्लास लगा रहता है, कहाँ ही जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा चाइना नहीं है, क्लास था, स्कूल चलता था तब भी, स्कूल नहीं चलता है तब भी, है ना। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? If no, then I'm signing off. Okay, we'll continue from nervous cell or nervous tissue in the next class. Next class में उसको खत्म करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, and if we'll get time, then we'll move to the next chapter, that is biodiversity. ना, biodiversity in living organisms.